ये कहानी 17वीं सदी की है, जहां एक अमीर और ख़ानदानी लड़का अपने परिवार के साथ खुशी से ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब एक ख़तरनाक जादूगरनी उसे श्राप देकर एक भयानक रूप में बदल देती है और फिर उसे कब्र में ज़िंदा दफना देती है। पर 200 साल के बाद अचानक एक दिन वो अपनी कब्र से आज़ाद हो जाता है और इस बदलती हुई दुनिया में लौट आता है। मगर कैसे वो लड़का 200 साल तक कब्र में ज़िंदा रहा और किस लिए उसे जादूगरनी ने श्राप दिया था, ये देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी शुरू होती है साल 1760 के समय को दिखाते हुए, जहां हम कॉलिंग परिवार को देखते हैं जिसमें सिर्फ 3 लोग होते हैं और इस परिवार में अपने माँ बाप के साथ सिर्फ एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम है बरनबस। और वो बहुत ही अमीर होते हैं क्योंकि बरनबस के पिता का समुद्र में फिशिंग का बिजनेस होता है और उन्होंने अमेरिका से कुछ दूर समुद्र के पास एक टाउन बसाया है जिसका नाम था कॉलिंगस्पोर्ट। आगे हम देखते हैं कि बरनबस के पिता उसे समझाते हैं कि सबसे बड़ी दौलत परिवार है, इसलिए हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखना। और कॉलिंगपोर्ट में उसके माता पिता ने अपने परिवार के लिए एक शानदार हवेली बनवाई जिसका नाम रखा गया कॉलिंगवुड। अब कुछ सालों के अंदर उनका फिशिंग बिजनेस भी बढ़ने लगा था और बरनबस भी अब जवान हो चुका था और इसी जवानी के चलते उसका फिर घर में काम करने वाली एंजेलिक नाम की एक नौकरानी से हो गया। फिर एक दिन एंजेलिक बरनबस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब शादी करके पूरा जीवन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन बरनबस शादी करने से मना कर देता है और इस बात से गुस्सा होकर बरनबस को अकेला कर देने के लिए एंजेलिका काला जादू करती है और उसके माता पिता के ऊपर हवेली की एक मूर्ति गिरवाकर मार देती है। लेकिन बरनबस को यकीन था कि उसके माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि काला जादू था, इसलिए वो खुद काले जादू की किताबें पढ़ने लगता है और इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। और इसी दौरान बरनबस को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है जिसका नाम होता है जोसेट। लेकिन बरनबस और जोसेट का प्यार देखकर एंजेलिक को यह बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उसने फिर से एक बार काले जादू का सहारा लिया और जोसेट को अपने वश में कर लिया। इसके बाद हम जोसेट को देखते हैं जो एंजेलिक के वश में आकर एक ऊंची चट्टान पर चली जाती है और बरनबस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब अपने प्यार को इस तरह अपने सामने मरता देखकर बरनबस भी उसी चट्टान से नीचे कूद जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बरनबस नहीं मरता क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप देकर एक वैम्पायर यानी पिशाच में बदल दिया था ताकि वो हमेशा अपने दुख के साथ जिंदा रहे। अब एंजेलिक को ये यकीन हो चुका था कि बरनबस उसका कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए वो गांव वालों को भड़काकर बरनबस के घर पर जाती है, जहां गांव वाले बरनबस को एक वैम्पायर समझकर एक ताबूत में कैद करके उसे ज़मीन में दफना देते हैं। और इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम 1972 का समय देखते हैं, जहां विक्टोरिया नाम की एक लड़की ट्रेन से कॉलिंगस्पोर्ट आ रही होती है। फिर एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर वो कॉलिंगवुड हवेली में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद बिली नाम का एक नौकर उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। अब यहाँ विक्टोरिया को घर की दीवार पर बरनबस की एक तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बिली से पूछती है कि ये कौन है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आकर विक्टोरिया को बताती है कि यह बरनबस की तस्वीर है, जो कॉलिंगवुड खानदान का एक महान और नेक सदस्य था। अब हमें यहाँ पता चलता है कि एलिजाबेथ भी कॉलिंग परिवार से ही है और उसने अखबार में ये छपवाया था कि उसे एक टेकर की ज़रूरत है जो डेविड का ख्याल रख सके। फिर एलिजाबेथ बताती है कि इतनी बड़ी हवेली में अब बस कुछ ही लोग रहते हैं, जहां मैं और मेरी बेटी कैरोलिन, मेरा भाई रॉजर और उसका बेटा डेविड। जिस पर विक्टोरिया एलिजाबेथ से डेविड की माँ के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि समुद्र में डूबकर डेविड की माँ की मौत हो गई थी। लेकिन इस बात को डेविड आज तक नहीं मान पाया। उसे लगता है कि वो अपनी माँ को देखता है और उनसे बात भी करता है। इसके बाद वो विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से मिलवाती है और कैरोलिन असल में थोड़ी शरारती और ज़िद्दी टाइप की लड़की होती है। अब रात में डिनर के समय एलिजाबेथ विक्टोरिया को डेविड के पिता रॉजर से मिलवाती है और साथ ही डिनर टेबल पर एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया भी आती है। दरअसल डेविड अभी भी अपनी मां को देख सकता है, जिस पर एलिजाबेथ को लगता है कि उसे एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसलिए उसने डॉक्टर जूलिया को डेविड की थेरेपी के लिए बुलवाया था, जो 3 साल से इधर ही रहकर डेविड का इलाज कर रही है। इसी बीच विक्टोरिया को कुछ दूर पर कोई नज़र आता है जिसने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। असल में डेविड यहाँ विक्टोरिया को डराने आया था, पर वो नहीं डरती। अब आगे हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कमरे में अपने कपड़े ठीक कर रही थी। तभी वो देखती है कि कमरे के सामने कोई चादर ओढ़कर खड़ा है, तो उसे लगा कि डेविड फिर से उसे डराने आया है, इसलिए वो चादर हटाने जाती है। लेकिन चादर हटाते ही वहाँ जोसेट की आत्मा होती है जो विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है। ये कहकर कुछ दूर आगे जाने के बाद वो गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। इतने में उन्हें ज़मीन के नीचे कुछ सख्त चीज़ महसूस होती है, तो मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक ताबूत मिलता है
असल में बरनबास को इसी ताबूत में कैद किया गया था। ये देखकर जब उनका सुपरवाइजर ताबूत में लगी चेन को काट देता है, तभी बरनबास अपनी कैद से आज़ाद होकर सभी पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें जान से मार देता है। इसके बाद वो अपने घर यानी कॉलिनवुड पहुंच जाता है, जहां गार्डन में वो बिली से मिलता है और फिर उसे हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या इस घर में अभी भी कॉलिन ख़ानदान के लोग रहते हैं, जिस पर बिली हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो घर के अंदर जाकर अपनी हवेली की शाही चीज़ों को देखने लगता है और इन चीज़ों के बारे में बिली को बताने लगता है। यहाँ उसे कैरोलिन और डेविड भी मिलते हैं, जहाँ बरनबास को देखकर कैरोलिन सोचती है कि शायद ये कोई पागल है जो पीकर आया है, पर डेविड उसे दीवार पर लगी बरनबास की तस्वीर दिखाता है, जिस पर बरनबास कहता है कि मैं कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा था, तब जाकर एक महान कलाकार ने मेरी ये तस्वीर बनाई थी। इतने में वहाँ एलिजाबेथ आकर बच्चों को उससे दूर रहने को कहती है, जिस पर डेविड कहता है कि ये खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, मगर एलिजाबेथ उसे एक बहरूपिया समझती है और उसे एक दूसरे रूम में ले जाकर कहती है कि अगर ये कोई मजाक है तो इसे अभी ख़त्म करो। लेकिन बरनबास खुद को साबित करने के लिए एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से होते हुए उसे एक खुफिया तहखाने में ले जाता है और इस तहखाने के बारे में एलिजाबेथ को अभी तक पता भी नहीं था, जहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे होते हैं। और ये सब देखकर एलिजाबेथ एकदम से हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कॉलिन परिवार का बेटा बरनबास है। अब यहाँ पर बरनबास एलिजाबेथ को अपने वैम्पायर होने की बात बताते हुए कहता है कि मेरे द्वारा इस परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इसके बाद हम पूरे परिवार को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ एलिजाबेथ सबको बताती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। इतने में वहाँ पर डॉक्टर जूलिया आ जाती है, तो एलिजाबेथ बरनबास से उसकी पहचान करवाती है। इसके बाद बरनबास अपने फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है, तो एलिजाबेथ कहती है कि हमारा बिजनेस तो लगभग बर्बाद हो गया है, क्योंकि एंजी नाम की एक औरत ने मछुआरों से डील करके हमारे बिजनेस पर कब्जा कर रखा है। जिस पर बरनबास कहता है कि अब मैं आ गया हूँ तो फिर से बिजनेस टॉप पर ले जाऊंगा। इसी बीच वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है, जिसको देखते ही बरनबास उसे जोसेट कहकर बुलाता है, क्योंकि अचानक उसे देखकर ऐसा लगा कि जोसेट फिर से आ गई है। दरअसल विक्टोरिया की शक्ल बिल्कुल जोसेट से मिलती थी। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय देती है। इसके बाद हम एंजी को देखते हैं, जो असल में वही एंजेलिक है जिसने बरनबास की ज़िंदगी तबाह कर दी थी और फिर काला जादू करके खुद एक चुड़ैल बन गई, जिसके बाद वो अपना नाम बदल के 200 सालों से अभी तक जिंदा है। इसके बाद वो ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि पिछली रात खुदाई के दौरान उनके वर्कर्स को लगभग 200 साल पुराना एक ताबूत मिला है, जिसके बाद किसी ने उन सभी वर्कर्स को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। ये सुनते ही एंजेलिक शॉक्ड हो जाती है और उस जगह पहुंचने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बरनबास अब आज़ाद हो गया है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर सीधा कॉलिनवुड पहुँच जाती है, जहाँ वो एलिजाबेथ से बात करने लगती है। इतने में बरनबास आकर जब उससे हाथ मिलाता है तो उसे एहसास हो जाता है कि ये एंजेलिक है, जिसके बाद बरनबास उसे एक दूसरे कमरे में ले जाकर फिशिंग बिजनेस के बारे में बात करता है। तो वो कहती है कि अब ये बिजनेस मेरा है और तुम जान गए होगे कि मैं कौन हूँ। जिस पर बरनबास कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया था और अब मैं तुम्हें काले जादू के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। तो वो कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं 200 सालों से अलग अलग रूप लेकर इस समाज में बहुत इज्जत से जी रही हूँ और कॉलिन्सपोर्ट अब मेरा है। अब उसके जाने के बाद बरनबास एलिजाबेथ को एंजेलिक के बारे में सब कुछ बता देता है कि ये वही चुड़ैल है जिसने मेरे माता पिता और मेरा प्यार सब कुछ छीन लिया था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। जिस पर एलिजाबेथ उसे मोटिवेट करती है कि तुम वापस आने पर अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो और अपने परिवार को फिर से एक ऊंचे मुकाम पर ले जा सकते हो। इसके बाद बरनबास सबसे पहले अपनी हवेली को रेनोवेट करवाता है और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनवाकर अपनी हवेली को फिर से शानदार बना देता है। फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिली को साथ लेकर कुछ बड़े बड़े मछुआरों से मिलता है और उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक का काम छोड़कर कॉलिन परिवार के लिए काम करने के लिए तैयार कर लेता है और इस तरह से उसका फिशिंग बिजनेस फिर से चल पड़ता है। फिर एक दिन डॉक्टर जूलिया बरनबास को देखती है कि वो कैरोलिन के कमरे में झांक रहा है और वहाँ रखे एक लैंप को देखकर उसे समझने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या चीज़ है। इससे जूलिया को शक हो जाता है और वो बरनबास के बारे में जानने के इरादे से उससे बात करती है और कहती है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ जो दिमाग का इलाज करते हैं, और फिर उसे हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ पता कर लेती है और ये भी जान जाती है कि वो एक वैम्पायर है। इसके बाद वो एलिजाबेथ से बात करती है कि मैंने बरनबास के बारे में सब कुछ पता कर लिया है और वो एक वैम्पायर है, ये जानने के बाद भी तुमने उसे क्यों यहाँ रहने दिया।
जिस पर एलिजाबेथ उसे ये बात राज रखने के लिए कहती है और उसके रहने से घर में किसी को भी खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ बरनबास कैरोलिन से कह रहा होता है कि मुझे सिखाओ कि आज के ज़माने में प्यार कैसे होता है। तो कैरोलिन उसे सलाह देती है कि तुम्हें पहले अपने लुक और अजीब बिहेवियर को बदलकर एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना होगा, जिससे तुमसे बात करने में सबको अच्छा लगे। इसके बाद प्यार कैसे होता है तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। अब अगले दिन हम डॉक्टर जूलिया को बरनबास का खून निकालते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने बरनबास को यकीन दिला दिया था कि वो उसका सारा खून निकालकर उसके अंदर इंसानी खून डाल देगी, जिससे वो वापस इंसान बन जाएगा। अब अगले सीन में हम समुद्र के किनारे बरनबास और विक्टोरिया को एक साथ देखते हैं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि एंजेलिक अपने बिजनेस के सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में थी, जहां सब उसे बताते हैं कि हमारा बिजनेस धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि बरनबास ने नई शुरुआत की है और ज़्यादातर लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने लोगों से कहती है कि बरनबास के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। अब शाम को बरनबास आकर एंजेलिक से मिलता है, जहां वो उसे एक चेक देकर कहती है कि तुम ये पैसे लेकर फिशिंग बिजनेस छोड़ दो। पर बरनबास ऐसा नहीं करता है, तो एंजेलिक उसके पास जाकर उसे रिझाते हुए साथ में मिलकर बिजनेस चलाने का ऑफर देती है, लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं होता, क्योंकि एंजेलिक ने उसके साथ जो किया वो ये चीज़ कभी नहीं भूल सकता था। इधर विक्टोरिया को रात के समय एक सपना आता है, जिसमें वो अपने बचपन को देखती है। दरअसल उसे बचपन से ही जोसेफ की आत्मा दिखाई देती थी और वो उससे बात भी करती थी, पर उसके माँ बाप उसे समझ नहीं पाए और पागल समझकर उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। तभी उसकी नींद खुल जाती है और अपने सामने उसे जोसेफ की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो पीछे जाने लगती है, पर वो आत्मा आगे जाकर हवेली में लगे झूमर के ऊपर ठीक उसी तरह से कूद जाती है जिस तरह से उसने आत्महत्या की थी। अब दूसरे दिन बरनबास सबकी सहमति से घर में एक पार्टी रखता है, जिसमें वो शहर के बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है। लेकिन पार्टी जब चल रही थी तभी बरनबास देखता है कि डेविड एक रूम के बाहर खड़ा है और वो कहता है कि उसके पिता ने किसी को अंदर जाने से मना किया है। तो वो समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। अब हम रूम के अंदर देखते हैं कि डेविड के पिता रॉजर वहाँ एक लड़की को लाए हैं, जिसके साथ उनका अफेयर है, और ये सब बरनबास खिड़की से लटक कर देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया बाहर होती है, तो बरनबास जाकर उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया उसे अपने बचपन के बारे में बताने लगती है कि मुझे बचपन से ही एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी, पर मेरे माँ बाप मुझे समझ नहीं पाए, जिस वजह से मेरा बचपन बहुत ही दर्द से गुजरा है। पर एक दिन उस आत्मा ने मुझे यहाँ कॉलिंगवुड आने का रास्ता दिखाया और यहाँ तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें सदियों से जानती हूँ। शायद यही मेरी किस्मत थी जो मैं तुमसे मिली और तुम मुझे अपने लगे। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और ऐसा करते हुए एंजेलिक उन्हें देख लेती है, जो बिना इनविटेशन के ही पार्टी में आ गई थी। इसके बाद बरनबास डॉक्टर जूलिया के पास जाता है, जहां वो अपने शरीर में बरनबास का खून चढ़ा रही थी, और ये देखकर बरनबास समझ जाता है कि डॉक्टर जूलिया उसे इंसान नहीं बल्कि उसका खून निकालकर खुद को अमर बनाना चाहती है। इस बात से गुस्सा होकर वो उसे जान से मार देता है। फिर बिली को साथ लेकर जूलिया की लाश को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद हम रॉजर को देखते हैं, जो हवेली का खुफिया दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में वहाँ बरनबास भी पहुँच जाता है। दरअसल रॉजर की हरकतें उसे पहले से ही पता चल चुकी थी कि उसने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की माँ से शादी की थी, इसलिए वो रॉजर पर गुस्सा हो जाता है और उसे दो ऑप्शन देता है। पहला ये कि उसे कॉलिंगवुड में रहकर डेविड के लिए एक अच्छा पिता बन के उसका ख्याल रखना होगा, और दूसरा ये कि ख़जाने से बहुत सारे पैसे लेकर एक खुदगर्ज की ज़िंदगी बिताने के लिए हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा, जिस पर जॉर्ज पैसे चुनता है और अपने बेटे डेविड को वहाँ छोड़कर चला जाता है। अब अपने पिता को हमेशा के लिए जाता हुआ देखकर डेविड बहुत दुखी हो जाता है और भागते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सीढ़ी में पैर लगने की वजह से एक बड़ी चीज़ उस पर गिरने लगती है, जो देखते ही बरनबास एक पल में जाकर उसे बचा लेता है। अब ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि ऐसा तो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, और तभी उस पर धूप पड़ने की वजह से आग भी लग जाती है। पर बिली उस पर पानी डाल देता है, यानी कि अब सबको पता चल जाता है कि बरनबास एक वैम्पायर है, और ये देखकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। और विक्टोरिया भी समझ जाती है कि बरनबास कोई इंसान नहीं है, इसलिए वो भी उससे दूर जाती है। इसके बाद बरनबास एंजेलिक के पास जाकर उसे श्राप से मुक्त करने के लिए कहता है, लेकिन एंजेलिक इसके लिए मना कर देती है और उसे दो ऑप्शन देती है कि वो उसके साथ बिजनेस करके एक प्रेमी की तरह रहे, नहीं तो वो उसे फिर से ताबूत में हमेशा के लिए कैद कर देगी। यह सुनकर बरनबास उसे मना कर देता है, लेकिन एंजेलिक उसे बातों बातों में उकसाकर डॉक्टर जूलिया के बारे में पूछती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि बरनबास ने डॉक्टर जूलिया का मर्डर कर दिया है। तो गुस्से में आकर बरनबास भी बोल देता है कि हाँ, मैंने डॉक्टर जूलिया को मारा है।
पर बाहर निकलते ही वो अपने जादू के जरिए बरनबस को फिर से ताबूत में कैद करके उसके पूरे शरीर को जंजीर से बांध देती है। फिर अपने आदमियों के साथ बरनबस को ले जाते समय उसकी फिशिंग फैक्ट्री में भी आग लगवा देती है। इसके बाद बरनबस को ले जाकर ताबूत समय उसे घने जंगल के एक टूटे फूटे घर में रखवा कर वहाँ से चली आती है। अब उनके जाते ही वहाँ डेविड आ जाता है, जिसे उसकी माँ की आत्मा ने भेजा था, और वो आकर बरनबस को आज़ाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फिशिंग फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वहाँ पर पुलिस और बहुत सारे लोग भी जमा हो गए थे। इतने में एंजेलिक पुलिस के पास पहुंचकर माइक के जरिए सभी लोगों को बरनबस की रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें बरनबस ने जूलिया की मर्डर वाली बात कबूली थी और पुलिस को बताती है कि बरनबस एक कातिल है और सबसे बड़े गुनाहगार उसके घर वाले हैं, जिन्होंने इस बात को छुपाने की कोशिश की। इसके बाद वो पुलिस वालों को लेकर कॉलिनवुड पहुंच जाती है, जहां बरनबस पुलिस के सामने आकर कहता है कि मुझे जो भी सज़ा दी जाएगी वो मुझे मंजूर है, और ये कहते हुए वो पुलिस और सभी टाउन के लोगों के सामने एंजेलिक के गले पर काट लेता है। पर एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता और बरनबस को मारकर दूर फेंक देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये दोनों वैम्पायर्स हैं, और इन सब से पुलिस भी अलर्ट होकर सब लोगों को यहाँ से जाने का आदेश दे देती है। इसके बाद इन दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में एलिजाबेथ एक बंदूक लेकर उस पर फायर करने लगती है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं होता और वो दोबारा खड़ी हो जाती है और हवेली पर बनी चीज़ों में जान डालकर एक सांप से एलिजाबेथ पर अटैक करवा देती है और चारों तरफ आग लगाकर एक पुतले के जरिए बरनबस को जकड़ लेती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि एंजेलिक ने अपनी जादुई शक्तियों से कैरोलिन को एक खूंखार वुल्फ की तरह बना दिया था, जो सामने आकर एंजेलिक पर ही टूट पड़ती है और उसे मारने की बार बार कोशिश करती है, पर एंजेलिक उल्टा उस पर भारी पड़ती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो बरनबस के पास जाकर उसे मारने वाली होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया और डेविड की माँ डूबकर नहीं मरी थी, बल्कि मैंने उसे मारा था। तभी वहाँ डेविड आकर कहता है कि उसे छोड़ दो, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें मार डालेगी। तभी हम देखते हैं कि डेविड की माँ की आत्मा सामने आती है और अपनी शक्तियों से एंजेलिक पर हमला कर देती है, जिससे वो जाकर एक बड़े से झूमर से टकराकर गिर जाती है। इसके बाद बरनबस भी उस पुतले की जकड़ से छूट जाता है और सबको बाहर चले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एंजेलिक के पास जाता है और वो समझ चुका था कि एंजेलिक जैसी चुड़ैल का अंत इस झूमर के टूटने से होना था। अब देखते ही देखते एंजेलिक की मौत हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो उस चट्टान की तरफ जा रही होती है जहां से गिरकर जोसेट ने आत्महत्या की थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि बरनबस एक वैम्पायर है और एक साधारण इंसान और एक वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते। अब बरनबस उसे ढूंढते हुए जल्दी से उस चट्टान पर पहुंच जाता है और गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है, पर वो कहती है कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ। अब एक ही रास्ता है कि तुम मुझे अपनी तरह वैम्पायर बना दो। लेकिन बरनबस इस बात के लिए राजी नहीं होता है, जिसके बाद विक्टोरिया उस चट्टान से नीचे गिर जाती है और उसे बचाने के लिए बरनबस भी कूद जाता है और ज़मीन पर गिरने से पहले ही उसे काट लेता है, जिससे विक्टोरिया नीचे गिरने के बाद भी नहीं मरती, बल्कि वो एक वैम्पायर बन जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए हैं और हमेशा ऐसे ही एक साथ रहेंगे। अब कहानी के आखिर में हमें समुद्र की गहराई में डॉक्टर जूलिया की लाश दिखाई जाती है, जिसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं, क्योंकि बरनबस ने उसे काटकर मारा था, जिससे वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी डार्क शैडो फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।